हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं और विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकाला है। निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में और कॉमन स्थिति में भी निकाला है। और जो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं, उसका विद्युत भौतिक महत्व भी ज्ञात कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर कितना बल लगता है और बलाघूर्ण क्या कितना लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों Q तथा -Q के बीच की दूरी a है। तो दो आवेश होते हैं ना, -Q और Q, और वो जो है इन दोनों के बीच की दूरी a है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो P बराबर होगा Q इंटू 2a। ठीक है, तो Q इंटू 2a होगा। तो अब ये द्विध्रुव आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र E में जो इस तरह से है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। सही है। तो अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके दोनों आवेशों पर बल लगेगा। तो Q आवेश पर कितना बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में? ये बल लगेगा Q इंटू ई। और -Q आवेश पर लगेगा विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की, तो ये लगेगा -QE। अब ये दोनों बल वैसे तो परिमाण में तो समान है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो देखिए ये क्या है, तो विपरीत के हैं, तो इस पर परिमाण में समान विपरीत है, तो इस पर नेट बल जो होगा विद्युत द्विध्रुव पर वो होगा 0। ठीक है, तो नेट बल 0 होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेट बल कितना होगा? 0। परंतु ये 0 तो होगा परंतु ये एक ही रेखा पर नहीं है। तो जब एक ही रेखा पर नहीं है तो यानी कि संगामी नहीं है ये एक ही रेखा पर, तो ये इसको क्या करेगा, ये एक बलयुग्म का निर्माण करेगा। अलग अलग बिंदुओं पर है तो ये बलयुग्म को और इसको जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। तो इस पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा, तो यानी कि बलयुग्म का निर्माण करेगा जो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। तो इस बलयुग्म के कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण टॉ इजिकल टू, तो बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो वो बलाघूर्ण को हम निरूपित करते हैं टॉ से, और Q होता है बल हो गया QE, क्योंकि दोनों समान हैं एक ही बल लेते हैं। और इनके बीच की दूरी देखिए, जब इसको हम घटक इस दिशा से थीटा कोण बनाता है तो ये आधार हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये लंब हो गया। तो देखिए ये कर्ण है और लंबाई है 2a, तो ये होगा 2a cos थीटा और ये होगा 2a sin थीटा। क्यों cos थीटा हमने लिखा नहीं है और क्योंकि cos थीटा की जरूरत नहीं है, तो ये होगा 2a sin थीटा, ये होगा 2Q इंटू 2a sin थीटा, और Q इंटू 2a बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसे लिख सकते हैं हम P, तो PE sin थीटा। तो अब जब साइन थीटा को हटाएंगे तो ये वेक्टर सदिश गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टॉ इजिकल टू P इंटू ई, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब इसकी विशेष स्थितियां हैं, देखिए किन किन स्थितियों में क्या क्या कंडीशन होगी। तो जब थीटा इजिकल टू 0, यानी कि थीटा यानी कि विद्युत इसी की दिशा में है, ये ऐसे ही है, थीटा इजिकल टू 0 तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है हैं? तो ये जब तो अर्थात जब द्विध्रुव ई के अनुदिश हो, तो देखिए इस तरह से है ये -Q, तो इस दिशा में P काम करेगा, इसी दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बीच, तो साइन थीटा इजिकल टू 0, टॉ इजिकल टू 0। तो इसमें स्थिति में इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा और ये होगा स्थायी साम्यावस्था में। ठीक है, और जब थीटा इजिकल टू 180 यानी कि बिल्कुल इसकी दिशा विपरीत हो जाए, विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, तो साइन थीटा तब भी 0 होगा और तब इसके दोनों देखिए दोनों की दिशा ये अलग अलग होंगी।
ई की और इसकी विपरीत, तो ये एक अवस्था कहलाएगी अस्थाई साम्यावस्था। ठीक है। और जब तो ये अस्थाई साम्यावस्था कहलाएगी। तो अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो अस्थाई साम्यावस्था कहलाएगी। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 है, यानी कि लंबवत हो बिल्कुल इस तरह से विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें साइन थीटा 1 रखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू पीई। तो ये होगा अधिकतम, इसलिए मैंने मैक्सिमम लिखा है। तो अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा। और ये कहलाती है अस्थाई अवस्था बिल्कुल। तो P इजिकल टू पी, हम बल आघूर्ण यहाँ से निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो MAX अपॉन ई। तो ई, अगर ई इजिकल टू 1 है, यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी निकल सकती है। तो द्विध्रुव ई इजिकल टू 1 रख दें हम न्यूटन इकाई विद्युत क्षेत्र में। तो P इजिकल टू टो MAX। तो यहाँ से क्या हो गया, तो जब विद्युत क्षेत्र इकाई हो तो उस पर कार्य करने वाला अधिकतम बल आघूर्ण ही क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यही हमें आगे देखिए, यही आ गए। तो अतः किसी द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, जो द्विध्रुव को इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक है। तो नोट, यदि द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो, तब तो समान विद्युत क्षेत्र में था, तो अगर असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो क्या है, तो कुल बल इस पर 0 नहीं होगा, नेट बल जो मैंने यहाँ लिखा था। इस स्थिति में क्या होगा, द्विध्रुव पर दोनों बल तथा बलाघूर्ण दोनों काम करेंगे। तो अब पहले कौन सा काम करेगा, पहले तो काम करेगा, देखिए पहले ये घूर्णन बलयुग्म टॉ काम करेगा, जिससे ये विद्युत क्षेत्र के अंदिश होगा पहले तो संरेखित। फिर जब इनका दोनों बलों का नेट बल जिस दिशा में होगा, कुल बल की दिशा में, ये स्थानांतरीय गति भी करेगा। तो पहले विद्युत क्षेत्र में संरेखित होगा और फिर बल की दिशा में गति करेगा। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अब तक हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो ये था विद्युत द्विध्रुव का बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है -q से +q की ओर। और जब हमने ये बताया था जब हमने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी, तो तब भी ये बता दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं इसे। और बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/r² का व्युत्क्रमानुपाती। और देखिए द्विध्रुव के कारण क्या होता है, ये होता है द्विध्रुव के कारण 1/r²। ठीक है। तो 1/r³। और यदि ये दोनों समांतर हैं तो द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता, और अगर लंबवत हैं तो अधिकतम बलयुग्म काम करता है। ठीक है। तो बल अधिकतम बलयुग्म काम करता है। तो अब इस पर देखते हैं, ये था द्विध्रुव का पूरा कॉन्सेप्ट, ये समझ में भी आ गया होगा। और देखिए आंकिक प्रश्न देखते हैं इस पर। तो मान देखिए 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल का परिमाण परिकलित कीजिए। तो किस तरह से परिकलित करेंगे, तो देखिए इसमें दिया क्या है, तो एक तो इसमें दिया है द्विध्रुव आघूर्ण P 4 × 10⁻⁹, और फिर क्या दिया है, और देखिए फिर दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दिया है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैंने चित्र में दिखा दिया है ये। और थीटा इज इक्वल टू दिया 30 अंश, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है। तो जब रखा है तो फिर बलाघूर्ण क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो इसमें मान रख दीजिए 5 × 10⁴, 4 × 10⁻⁹। तो ये बचे तुम्हारे -5 बची। तो अब यहाँ
5 चौक 20, 2 सम। अब इसको 10 को अगर हम इसमें जोड़ दें घात में ही तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। दो आवेश प्लस माइनस क्यू, यानी प्लस का 10 कूलाम माइक्रो कूलाम और माइनस का 10 माइक्रो कूलाम 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए कि किन किन स्थितियों में। दो स्थितियों में देखिए, पहले तो किसी बिंदु P पर जो द्विध्रुव की अक्ष पर है उसके केंद्र से धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, चित्र भी दिया है इसका ये। और फिर B में करना है, किसी बिंदु Q पर जो उसके केंद्र से लंबवत जाने वाली रेखा पर O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है केंद्र से, ये चित्र भी है। तो देखिए ये चित्र में जैसे आप दिखा रहे हैं, ये तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ से है, तो ये तो अक्षीय स्थिति में है। तो अब ये निरक्षीय स्थिति में है, तो इनके निकालने के दो तरीके हैं। तो या तो जैसे हमने सूत्र डेराइव किया था, सूत्र निकाला था, सिद्ध किया था, उसी तरीके से। क्योंकि वो तरीका क्या है, इनके अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला है और परिणामी निकाल रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही करें। या फिर डायरेक्ट सीधा सूत्र, तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो पहला है अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में क्या है, विद्युत क्षेत्र ये होता है 1/4 4πε0 2p/r³। अब इसमें दिया क्या क्या है, देखिए आवेश दिया है, तो सबसे पहले हमें p नहीं दिया इसमें, तो p निकालना पड़ेगा। उन दोनों के बीच की दूरी दे दी है 5 मिलीमीटर। इसको मीटर में बनाने के लिए 10 की घात माइनस कितनी, इसको 10 की घात माइनस जो है तो 10 की घात -3 मिलीमीटर, और केंद्र से दूरी जो दी है r बराबर दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर आपको दी है। तो अब सबसे पहले P बराबर होता 2QA, Q इंटू 2A। तो Q है हमारा, देखिए 10 की घात -5 कूलाम, जैसे माइक्रो कूलाम में दिया ना, कूलाम में बदलेंगे। और देखिए 5 गुणा 10 की घात -3 ये दिया है, तो ये होगा 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम मीटर P हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, तो क्या होगा 1/4πε0 2p/r³। तो 4πε0 का मान हो गया कितना, ये होगा तुम्हारा 2p/r³, और ये होगा तुम्हारा 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू कितना होगा 5 × 10⁻⁻8, और 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 10 गुणा -10 की घात -2, क्योंकि 100 से भाग करेंगे ना इसमें, 10 की घात -2 इसका होल क्यूब करेंगे। तो देखिए 9 दूनी 18, 5 90 हो गया, और यहाँ बची 10 की घात 1 प्लस की। यहाँ ऐसे लिखेंगे, खोलेंगे तो 15 गुणा 15 गुणा 15 और 10 की घात -6 हो जाएंगी ये। तो ये ऊपर जाकर 10 की घात ये किस में जुड़ जाएगी, 7 हो जाएगी। 6/225 करेंगे हम, देखो ये आएगा 0.266 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया इसका 2.7 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब दूसरी स्थिति में हम निकालेंगे, यहाँ दूसरी स्थिति में बिंदु Q निरक्षीय स्थिति में है, तो इस स्थिति में होगी 1/4πε0 p/r³, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो E का मान रख दीजिए, इसका मान ये हो गया 5, इसका मान 5 गुणा 10 की घात -8, और नीचे वही। तो ऊपर तो 45 आएगा, यहाँ 10 की घात 1, यहाँ 10 की घात 7 हो जाएगा 1/75, और 75 का 1 में भाग देंगे तो 0.0133। अब इस दशमलव को यहाँ ले जाएंगे हम, तो 2 घात कम हो जाएंगी इसमें से, तो E बराबर हो जाएगा 1.33 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोनों स्थितियों में हमने निकाल लिया, और इनका दूसरे तरीके से वैसे भी निकाल सकते थे जब सूत्र याद ना रहे, तो क्योंकि अलग अलग तो निकाल के फिर इनका परिणाम ही निकाल दो। तो दो द्विध्रुव
तीसरा क्वेश्चन है, दो द्विध्रुव जिनके आघूर्ण P और 64P हैं किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं विपरीत दिशा में, इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखिए क्या है। तो ये होगा तुम्हारा, मान लीजिए एक द्विध्रुव आघूर्ण P जो इस दिशा में रखा है और दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो विपरीत दिशा में है, एक की दिशा ये होगी, एक की दूसरे की ये होगी। ठीक है, दोनों की दिशा विपरीत होंगी। तो मान लीजिए दोनों विपरीत दिशाओं के कारण किसी इनके बीच किसी बिंदु N पर जो है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है 0 होगा। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों उस बिंदु पर दोनों ध्रुव आघूर्णों के दोनों द्विध्रुवों से कितनी होगी, बराबर होगी एक दूसरे को, जब भी तो कैंसिल करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x पहले से, और दूसरी कितनी होगी 25 - x। तो अब इन दोनों पर उदासीन बिंदु P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव से x दूरी पर प्राप्त होता है। तो अतः बिंदु N पर EP के कारण, यानी पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण होगा EP, दूसरे के होगा 64P। तो दोनों का सूत्र रख दीजिए। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/x³। यहाँ है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 64p 25 - x³। तो ये होगा तुम्हारा 1/x³। देखिए इससे ये कट जाएगा, मान रखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/x³ यहाँ बचेगा, 64/25 - x³ यहाँ बचेगा। इसका भी x³ लिख सकते हैं, 4x³ हो जाएगा। तो हम होल x³ लिख सकते हैं, 1/x का होल x³ हो गया, और ये होगा 4/25 - x का होल x³ हो गया। तो दोनों ओर का घनमूल ले लो, ये घात 3 कट जाएंगी। तो यहाँ बचेगा 1/x और 4/25 - x। तो ये हो जाएगा 4x, गुणा कर लो कैंची की, और 25 - x ये हो गया। तो ये हो जाएगा 25, इस 4x में से क्या गए 4x, इसको इधर ले आओ, 5x हो गए, 25x बराबर 5। तो इसका उत्तर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले द्विध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो थैंक यू।